हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत हमारी 14 मैराथन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारी 7वीं क्लास है और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग। आप सभी को पता है कि जितने भी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को इन क्लासों में लिया जाता है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत दो टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला राशियों में परिवर्तन की दर, दूसरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था स्पर्श रेखा एवं अभिलंब को। अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा का समीकरण आपको कैसे ज्ञात करना है, अभिलंब रेखा का समीकरण आपको कैसे ज्ञात करना है, प्रवणता कैसे ज्ञात करनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को कर लिया होगा और अच्छे तरीके से आप लोगों ने सवालों को सीख लिया होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे और इसी चैप्टर में जो हमारे अन्य टॉपिक रह गए हैं, जैसे हमारा टॉपिक रह गया सन्निकटन का, और टॉपिक रह गया वर्धमान और ह्रासमान का, और टॉपिक मेरा रह गया कौन सा भाई, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का। ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, जितना ज़्यादा विद्यार्थी हमारे क्लास में जुड़ सकेंगे, उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होकर के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर की क्लास प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल हम क्लास में ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आप सभी को पता है, और हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी लगातार वीडियो को देखेंगे, एक एक सवाल पर नज़र रखेंगे। सारे सवाल बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करना चाह रहे हो तो क्लास को अंत तक जरूर देखिए, ठीक, तभी आपकी बेस्ट तैयारी हो पाएगी। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं सन्निकटन, जो कि छोटा सा टॉपिक है सन्निकटन, ठीक। और सभी विद्यार्थियों को आज हम सन्निकट मान निकालना बताएंगे, ठीक। प्रश्न कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 1-2 नंबर में प्रश्न आता जरूर है सन्निकटन का, ठीक। तो अच्छे तरीके से समझिएगा। हम देखिए क्वेश्चन लेकर ही आप लोगों को बता देंगे और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है सन्निकटन में। जैसे हम बात करें, सन्निकटन का मतलब होता है सन्निकट वैल्यू प्राप्त करना, सन्निकटन मान, किसी भी वैल्यू के समीप मान ज्ञात करना। जैसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष हम डायरेक्ट ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया कि अंडर रूट, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष लिया है 25.2 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा सवाल को, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके लिए जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रह जाएगा। 25.2 का सन्निकटन मान आपको अगर ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। देखिए सबसे पहले स्टेप में, मेरे स्टेपों को समझिएगा, जो भी मैं स्टेप आपको फॉलो करूंगा, फॉलो करके दिखाऊंगा, वही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू है उसको fx के बराबर मान लेना है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 25.2, तो 25.2 को हम x मान लेंगे। पहले स्टेप में जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी उसको fx बराबर मानना है। क्लियर है। अगले स्टेप में क्या करना, चूंकि ये अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़े हैं तो हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा, तभी तो अवकलन का अनुप्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, क्योंकि x के पदों माना, तो x के सापेक्ष लिखेंगे अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई, इसीलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी f डैश x की। रूट एक्स का अवकलन सभी विद्यार्थी जानते हैं कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। फिर अब इसके बाद आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, एफ। देखिए फिलहाल मानना चाहिए अब इस वैल्यू को थोड़ा सा अल्प वैल्यू और बड़ी वैल्यू में इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25.2 आपको इस तरीके से तोड़ना है कि एक ऐसी संख्या मिल जाए जो पूर्ण वर्ग हो और दूसरी संख्या आपको छोटी संख्या मिल जाए, अल्प संख्या। मतलब पुनः आपको यहाँ पर क्या है, मानना है, इस वैल्यू को तोड़कर मानना है। मान लेते हैं x, x को हम मानेंगे भैया 25, और डेल x का मतलब होता है अल्प वैल्यू। इसमें अल्प मान की बात करें तो अल्प मान दिया गया भैया 0.2। समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखिए ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 0.2 आपकी अल्प वैल्यू, इसलिए इसको डेल x मान लिया है, और 25 जो आपकी है बड़ी वैल्यू, इसलिए x मान लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने पुनः माना है तो पुनः माना लिख लीजिएगा। नाउ अब आपको एक सूत्र याद रखना है, x प्लस का डेल x, ध्यान से समझिएगा। फिर आपको सूत्र लगाना है fx प्लस डेल x इक्वल टू, सूत्र होता है भैया fx और प्लस का f डैश x इंटू में डेल x। अगर आपने इस सूत्र को फॉलो कर लिया, बस आपका सवाल भैया लग गया, बस सवाल लग गया, बाकी सन्निकटन में कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स बराबर आपने माना 25 प्लस यहाँ पर देखिए आपका कितना डेल एक्स का मान कितना भाई 0.2 मैंने रख दिया।
उसके बाद यहाँ पर देखिए एफ एक्स का मान आपका कितना है, अंडर रूट एक्स रख दिया मैंने, अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है 1/2 रूट एक्स, उसके बाद इंटू में डेल एक्स, इंटू में डेल एक्स। अब वैल्यू सबकी उठा के पुट करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए 25 प्लस 0.2 इसको जोड़ेंगे तो 25.2 होगा, और देखिए एफ 25.2 का मतलब ये है कि अंडर रूट 25.2, क्योंकि आपने एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माना है, एक्स के स्थान पर 25.2 हो जाएगा, तो देखिए एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स है और एक्स के स्थान पर कितना आ गया भाई 25.2, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 25.2 के बराबर। क्लियर इतनी बात। आगे यहाँ पर देखिए रूट एक्स है तो रूट लगाया एक्स, एक्स का मान कितना हम लोगों ने माना भैया, आप देख सकते हो एक्स बराबर हमने 25 माना है तो 25 लिख दिया, प्लस 1/2 रूट एक्स के स्थान पर 25 माना, मैंने 25 रख दिया भाई। उसके बाद डेल एक्स अल्प वैल्यू को हमने 0.2 माना, मैंने 0.2 रख दिया। अब बस केवल और केवल आपको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। तो अंडर रूट 25.2 का सन्निकट मान मिल जाएगा इसको हल करने पर। अंडर रूट 25 का मान सभी लोग जानते हो 5, इसीलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा ही था, 5 प्लस यहां पर देखिए तो 1/2 गुणे अंडर रूट 25 का मान हो गया भैया 5, और गुणे में डेल एक्स की वैल्यू हो गई 0.2। क्लियर इतनी बात। इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या एक जीरो बढ़ा लेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 5 प्लस 1/50, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 को 50 से जब आप भाग करोगे तो देखिए आप सबसे पहले लगाओगे पॉइंट, क्योंकि संख्या छोटी है, जीरो बढ़ाओगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, 50 दूना हो जाएगा 100। अब जब 5 में 0.02 जोड़ोगे तो 5.02 आ जाएगा, जो कि अंडर रूट 25.2 का क्या हो जाएगा भैया, सन्निकट मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन्निकट मान हो जाएगा। ऐसे ही सन्निकट मान निकालना है। एक क्वेश्चन और अभी आप सभी लोगों के समक्ष लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अंडर रूट की जगह कोई पावर भी हो सकती है, ठीक है, 0.9 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, बस आपको तोड़ना उसको अल्प वैल्यू में, और पूर्ण वर्ग एक संख्या अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो तब भी आपको बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में आपको तोड़ना रहेगा उसको, ठीक। उसके बाद ही ये फार्मूला आपका लगेगा, ठीक। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स। बस आपका कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। अभी एक टाइप का और सवाल इसमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या आप लेना चाहते हो, ले लीजिए भाई जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको उठाया यहाँ पर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करेंगे हम, तरीका नहीं बदलेंगे, सवाल चाहे जितना कठिन आ जाए, ठीक। और सवाल हम लगा के तुमको दिखाएंगे यहाँ पर। अगला सवाल सन्निकटन का अगला सवाल, ठीक। सन्निकटन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सन्निकटन का जो है सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए भाई। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है कि 255, देखिए आपकी सीरीज में भी मिल जाएगा कि पावर 1/4 का सन्निकट मान निकालिए, ठीक। सन्निकट मान निकालिए। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको मानना है कि एफ एक्स बराबर, देखिए जहां पर ये संख्या है इसके स्थान पर x, बाकी पावर जितनी उसकी लगी रहने तो उसमें अंडर रूट था, अंडर रूट लगा हुआ था, हमसे क्या लेना देना, ठीक। पहले स्टेप में एफ एक्स बराबर मानना है। हमने कहा कि अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर आप पढ़े ना, तो अवकलन का अनुप्रयोग करना तो बनता है भाई, तो हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एक बार, एफ डैश एक्स का मतलब एक बार अवकलन किया, एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए अवकलन करने पर पावर आ गया, पावर आगे आ गई 1/4, और 1/4 से आपका पावर से 1 कम हो जाता है ना, तो 1/4 से 1 कम कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर, 4 1 कम 4, -4 से 1 जाएगा -3/4 हो जाएगा। सेकंड स्टेप पूर्ण हुआ, पहले एफ एक्स बराबर मानना है, फिर आपको उसका एफ डैश एक्स निकालना है। क्लियर हुई इतनी बात। अब आपको वैल्यू को तोड़ना है, तो आप लिखोगे पुनः मानना, क्योंकि आप दोबारा मानने जा रहे हो ना, तो पुनः आपको क्या मानना है, इस वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना कि अगर कोई वर्ग संख्या बन जाए तो बहुत अच्छी बात। तो अगर यहाँ पर x का मान हम 256 मान लें, 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसके बाद अल्प वैल्यू मान लें -1 आपकी अल्प वैल्यू -1 तोड़ लिया। क्या 256 से -1 घटाएंगे 255 नहीं आएगा, आएगा भाई। अगर आप सोचते अभी कि जो है और कोई 225 भी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 225 में संख्या जोड़ते तो काफी बड़ी पड़ जाती, ठीक। लगाओगे तो आ सकता है, लेकिन जो है आपको अल्प वैल्यू पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ लेना हो तो ज्यादा आसान रहेगा आपका सन्निकटन मान निकालना। तो तोड़ लिया मैंने, x का मान 256 और डेल एक्स का मान, डेल का मतलब भैया अल्प होता है, इसको मैंने -1 के रूप में तोड़ लिया, ठीक। अब वही चीज सूत्र लगाएंगे 9, सूत्र क्या होता है मैंने अभी सूत्र बताया, एफ एक्स प्लस भैया डेल एक्स है ना,
इक्वल टू एफ एक्स और प्लस का सूत्र क्या लगाएंगे, एफ डैश एक्स इंटू में भैया डेल एक्स। बस इस सूत्र को याद रखिएगा, यहां पर लिखेंगे से, इसी सूत्र का यूज कर देंगे, सन्निकट मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स। देखिए आप एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स की वैल्यू कितनी आई 256, डेल एक्स की वैल्यू -1, एफ एक्स की वैल्यू आपकी है एक्स की पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 एक्स की पावर -3/4, डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी अल्प वैल्यू आपकी भैया -1 रख दिया। सिंपल सी बात है भाई, आप इसे कठिन मान ही नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन में। 2 नंबर फ्री के हैं, 256 से 1 घटाओगे आ जाएगा 255, तो मैंने लिख दिया भैया 255 इक्वल टू, यहाँ पर x के स्थान पर रखोगे, x बराबर आपने माना 256, मैंने रख दिया 256 की पावर 1/4 लिख दिया, प्लस 1/4 यहाँ पर भी रख दिया 256 x के स्थान पर, पावर -3/4 माइनस से जब बुरा किया तो प्लस माइनस आपका भैया हो गया माइनस, मैंने लगा दिया भैया माइनस, मैंने कुछ नया कार्य तो किया नहीं। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहां पर देखिए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/4 था, एक्स के स्थान पर 255 रखेंगे तो ये हो जाएगा 255 की पावर 1/4, जिसका हमें मान निकालना है, सन्निकट मान निकालना है, इक्वल टू 256 को देखिए आप कितना लिख सकते हो, 4 चौक 16, 16 चौको 64 और 64 का फिर 4 से गुणा करोगे तो 256 आएगा। मतलब आप 4 की पावर 4 लिख सकते हो, और पावर में पहले से 1/4 था। ठीक, उसके बाद माइनस का 1/4, यहां पर भी 256 को आप 4 की पावर 4 लिखोगे, और गुणे में आप पावर का आपस में गुणे का संबंध होता है, पावर में पहले से -3/4 था। अब आप देखिए ऊपर नीचे घात से घात 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार 255 की पावर 1/4 का आपको देखिए कितना मान मिलेगा। देखिए 4 की पावर अब बचा 1, तो 1 पावर लिखो और चाहे ना लिखो 4 लिख दो, माइनस 1/4, यहाँ पर देखिए 4 से 4 की पावर कितना बचा भैया, 4 की पावर -3 पावर बचा, तो 255 की पावर 1/4 का आपको मान मिल जाएगा। देखिए 4 माइनस, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 की पावर, ये 4 की पावर -3 नीचे आएगा तो ये 4 की पावर +3 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर देखिए 4 की पावर इसे लिख सकते हो 4, ठीक, और ये आपका देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया 256 होता है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस। अब आपको 256 से भैया भाग करना है 1 को, तो आप 256 को भाग करोगे 1 से, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, है ना, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, 1000 हो गया। अब 256 ये देखा जाए 250 के करीब है, तो ये 3 बार पूरा चला जाएगा, तो हम 3 बार इसको पहले लेकर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे, 3 छंग 18 और तीनों 25 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, घटा देंगे हम, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर बचा 9, 9 से 6 गया 3 बचा, और यहाँ बचा 9, 9 से 7 गया आपका 2 बचा, 232 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, जितनी भी बार जाएगा, फिलहाल इतना काफ़ी मेरे लिए, 2320 हो गया। अब ये करीब करीब जाएगा 4 8 बार जाएगा, तो हम 8 बार नहीं ले जाएंगे, 8 9 बार जाएगा करीब करीब। देखिए 22 256 है, 10 बार गुणा करोगे तो ये आपका 2560 आएगा। ये 8 से 9 बार जरूर चला जाएगा, ठीक है, 9 बार जरूर चला जाएगा, तो हमको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको मिल चुका है 0.003, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.003। अब घटाना तो आप सभी को पता है, बस घटा दीजिए आप, ठीक है, घटाओगे तो देखिए 4.00 से 0.00 कितना घटाना 3, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर हासिल लेंगे, 10 से आपका कितना जाएगा भाई, 10 से 3 जाएगा आपका 7 बच जाएगा, बताइए, ऊपर हासिल लेंगे ना, 0 है तो आपका बचा 10 से 3 गया 7 बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ पर बच गया, और यहाँ से एक हासिल गया था 3 बच गया। इस तरीके से इसका सन्निकटन मान मिल गया 3.99। अब बाकी आगे 7 लिखो या ना लिखो, बस यही आपका सन्निकटन मान हो गया। किसका सन्निकटन मान हो गया, आपका 255 की पावर 1/4 का सन्निकट मान आपको मिल गया। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक। अब इससे सिंपल तरीका आपका क्या हो सकता है, ठीक, और उम्मीद करता हूं आपको सन्निकटन मान में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम समय को लॉस नहीं करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के समक्ष हम सन्निकटन चैप्टर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन
और इससे अब थोड़ा सा अलग भिन्न रहेगा आपका प्रश्न, यानी टाइप आपका बदला रहेगा। ठीक, बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो इन 2 टाइपों को हम डिस्कस किए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका इस चैप्टर से जो कि थोड़ा सा अलग होता है, उसमें एफ का मान अलग दिया होता है, उस क्वेश्चन को भी मैंने ले लिया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि आप f2.01 का क्या निकालिए, का सन्निकटन मान निकालिए। क्या निकालिए? सन्निकटन मान निकालिए, ज्ञात कीजिए, जबकि आपको fx का मान दिया जाएगा। ज्ञात कीजिए जबकि प्रश्न में दिया गया है कि fx बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? fx बराबर आपको दिया गया है 4x² प्लस का 5x और प्लस का 2 दिया गया है। कहा जा रहा है इसका आप सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना, मैंने कहा हम तरीके को नहीं बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए fx बराबर दिया है तो fx बराबर मानने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। fx जब दिए तो f' निकालेंगे, नहीं दिया होता तो fx बराबर मानते। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये भैया 8x प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, मानोगे जिस भी का सन्निकटन मान निकालना, जिस भी वैल्यू का, उसको आप तोड़ोगे x और डेल x के रूप में। अब यहाँ पर 2.01 लिखा, मतलब पूर्ण वैल्यू, x का मान हम लिख सकते हैं 2 और डेल x का मतलब अल्प वैल्यू को लिख सकते हैं 0.01, ये अल्प वैल्यू हो गया, डेल x का मान हो गया। अब आप लिखोगे 9। मैंने सूत्र बताया सन्निकटन का, क्या सूत्र बताया कि fx प्लस डेल x बराबर भैया होता है fx, है ना, और प्लस का f' और इनटू में डेल x। मैंने कुछ नया सूत्र लगाया नहीं, लगाया, वही सूत्र लगाया मैंने। अब देखिए आपका हो जाएगा fx प्लस डेल x। जब x प्लस डेल x की वैल्यू रखोगे, देखिए रख देते हैं f2 प्लस 0.01, है ना, और इक्वल टू fx की अगर बात करें तो fx का मान आपको दिया गया 4x² प्लस का 5x प्लस 2। fx का मान दिया था, fx का मान मैंने रख दिया। उसके बाद प्लस लगा f' का मान कितना दिया गया है, 8x प्लस 5 दिया गया है, इनटू में डेल x का मान अभी हम रखेंगे, जब सबका मान रखेंगे तो डेल x का मान भी रख देंगे। f2 प्लस 0.01 जोड़ेंगे 2.01 आएगा, यानी यही आएगा। हमें इसी का मान निकालना है f2.01 का, ठीक, इसी का मान निकालना, ये बन गया है। अब हो जाएगा 4 इंटू में x का मान 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में x का मान 2 प्लस का 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, और प्लस 8 इंटू एक्स का मान 2 प्लस 5 इंटू में डेल एक्स का मान 0.0 कितना है, 1 है। बस भैया हल करना है, सारा खेल इसमें कैलकुलेशन का है। तो ये आपका हो जाएगा f2.01 इक्वल टू, देखिए चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 4 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 और गुणे 2, यानी आपका हो जाएगा 10। मैंने 10 लिखा प्लस 2, इसको हल कर लेंगे, प्लस लगाया 8 दूनी 16 प्लस 5 हो गया, और गुणा कर देंगे 0.01 से। ये आपका हो जाएगा f2.01, 4 चौक 16, 16 10 26 और 26 2 कितना हो जाएगा भाई, 28। देखिए 4 का गुणा 16, 16 10 26, 26 2 कितना हो जाएगा 28, प्लस लगाया मैंने 16 5 21 और गुणे में 0.01 है तो गुणे में 0.01 कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा f2.01 का सन्निकटन मान आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, देखिए 28 हो गया, हमने पूर्ण संख्या 28 लिख लिया, प्लस अगर हम 0.01 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी को पता 0.21 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा करने पर संख्या वही रहेगी, 2 अंक आगे लगा, 2 अंक आगे लगाएंगे तो आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ना ही है ना, 2.01 जोड़ना पता होगा, पहले 28.00 लिखेंगे, इसमें जोड़ेंगे 0.21 तो ये आपका आ जाएगा 28.21। इस तरीके से हमें इसका सन्निकटन मान मिल गया, और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से सन्निकटन मान के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब देखिए 2-3 नंबर में आता है सन्निकटन, तो अब ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अभी आपका लैंग्वेज वाले प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन सभी को पता है, तो क्लास लंबी जाएगी। तो अब सन्निकटन टॉपिक को हम खत्म करते हैं, वर्धमान ह्रासमान को थोड़ा देख लेते हैं, उसमें भी 1-1 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, फिर बढ़ेंगे हम उच्चिष्ट निम्निष्ट की ओर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लीजिए। अब वर्धमान और ह्रासमान की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसे रफ कर देते हैं हम। ठीक, अगला हमारा टॉपिक जो इसमें बचा है वो बचा है वर्धमान और ह्रासमान का।
उसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको हम बता देते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान से। देखिए वर्धमान और ह्रासमान से अगर आपको हम बताएं तो एक क्वेश्चन आपका आता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन क्या है, वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक, और वर्धमान ह्रासमान तो आप सभी लोग, तो वृद्धिमान का मतलब बढ़ना इंक्रीजिंग, और ह्रासमान का मतलब घटना डिक्रीजिंग। ठीक, तो आप हेडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो वर्धमान एवं या और ह्रासमान, वर्धमान तथा ह्रासमान। ह्रासमान का मतलब होता है डिक्रीजिंग, ठीक, जब वैल्यू कम हो रही हो। वर्धमान और ह्रासमान को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे और मैं वादा करता हूँ कि यदि आप देख लेते हो अच्छे तरीके से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम अगर बात करें, जो हमें एफ दिया जाएगा, जो हमें फलन दिया जाएगा, ओके, जो हमें फलन दिया जाएगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में उसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, जो कि अभी तक करते आ रहे हैं क्योंकि अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़े तो उसका अनुप्रयोग करना तो बनता है। एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे। यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 0 से प्लस हो रहा है, तो फलन हमारा क्या होगा भैया, वर्धमान या वृद्धिमान होगा। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम आ रही है, जैसे -3, -2, -4, तो हम कहेंगे कि फलन हमारा क्या है भैया, ह्रासमान। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और अगर एफ डैश एक्स यानी एक बार अवकलन करने पर हमें वैल्यू 0 मिल जाए तो ना तो फलन वर्धमान होगा और ना तो ह्रासमान होगा। बात समझिए। अगर एफ डैश एक्स का मान, जो फलन दिया जाए उसका एक बार अवकलन करने पर एफ डैश एक्स का मान 0 से बढ़ा रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो फलन वर्धमान होगा। अगर 0 से कम आ रहा है तो फलन ह्रासमान होगा। 0 आ रहा तो ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्धमान ह्रासमान का, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक, पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे, फिर एक अंतराल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन लेंगे। अब इसमें देखिए 2 टाइप के आते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। वर्धमान में एक आता है वर्धमान, ठीक, वो तो बता ही दिया कि वर्धमान क्या होता है। एक आता है निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ह्रासमान में एक आता है आपका ह्रासमान, ठीक, और एक आता है आपका निरंतर ह्रासमान, इसको भी समझ लीजिए। देखिए ह्रासमान का मतलब ये होता है कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो वो क्या हो, वो आपकी लेस हो, ह्रासमान को कम, और इक्वल टू 0 हो। और निरंतर ह्रासमान का मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस 0 हो। निरंतर का मतलब घटती ही रहे। उसके बाद वर्धमान का मतलब होता है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ती ही रहे। और निरंतर वर्धमान का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें होगा। निरंतर का मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ती रहे, यानी केवल ग्रेटर उसमें इक्वल रुके ना वैल्यू, ठीक, बढ़ती रहे। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू लगातार 0 से बढ़ती रहती है तो फलन क्या होता है, निरंतर वर्धमान होता है। और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए तो फलन वर्धमान होता है, ठीक। और निरंतर वर्धमान में क्या होता है, निरंतर ह्रासमान में क्या होता है, 0 से कम वैल्यू आपकी हो, ऋणात्मक कोई संख्या हो। और अगर निरंतर केवल ह्रासमान की बात करें तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन इतना याद रखिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इतना तो आप याद रख सकते हो कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो वर्धमान, 0 से कम वैल्यू होगी तो ह्रासमान, इतना तो याद रख सकते हो ना। तो अभी देखिएगा सवाल कितना आसानी तरीके से लगेगा, इतना ही बेसिक अगर समझ लिया तो। अगर डरते हो इस चैप्टर से तो डरना भूल जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम एक पहले सवाल लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष, वर्धमान और ह्रासमान का एक सवाल ले लेते हैं आपके समक्ष। देखिए मैंने सेलेक्ट किए हुए बहुत ही बढ़िया चुने हुए प्रश्न है आपके समक्ष। लिखा कि सिद्ध कीजिए कि 2x + 1 r पर निरंतर वर्धमान है। सवाल क्या है मैं लिख देता हूं क्योंकि प्रश्न स्क्रीन पर नहीं लगाया जा सकता है इस समय। सिद्ध कीजिए कि जो 2x + 1 है, r का मतलब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर पर क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। मैंने कहा कि जो फलन दिया जाए उसको f(x) बराबर सबसे पहले स्टेप में मानो, फिर दूसरे स्टेप में x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक। तो x के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई f डैश x की, कितनी मिलेगी 2, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 1 का 0 मतलब 2 मिल गया। और 2 जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ी है, ठीक। तो हम कहेंगे कि अतः जो f(x) है
वो r पर क्या है, निरंतर वर्धमान है। क्या है, निरंतर वर्धमान है, क्योंकि जो f डैश x की वैल्यू आई है वो बड़ी है 0 से, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए निरंतर वर्धमान है। अभी मैंने कंडीशन आपको बताई। अगर अब जैसे कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं जैसे 2 ना था, x लगा होता साथ में, तो हम वैल्यू रख रख करके चेक करते कि बढ़ रही है कि घट रही है। अगर लगातार बढ़ रही होती तो वो निरंतर वर्धमान होता, घट रही होती तो वो ह्रासमान होता। अब टेंशन मत लीजिए, एक सवाल और ले रहे हैं आपके समक्ष। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आते हैं आपके 1 नंबर में। अब दरअसल हमने जो प्रश्न लिया आपके समक्ष वो ये लिया है कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा, 100% आएगा। अगर वर्धमान ह्रासमान से प्रश्न आता है तो यही आएगा। देखिए भाई, वर्धमान ह्रासमान बहुत आसान है। वर्धमान का मतलब वृद्धिमान, वैल्यू बढ़े। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें आपको अंतराल जब ज्ञात करना हो, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें आपको दिया गया है कि fx का मान कितना दिया गया है, fx का मान दिया गया 4x³ माइनस का 6x² और माइनस का 72x और प्लस का 30 द्वारा प्रदत्त फलन नंबर 1 वर्धमान है, नंबर 2 ह्रासमान है। वर्धमान और ह्रासमान को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, चमक लग रही है, मैंने चमक को दिया बंद कर, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। अब आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा है fx बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस का 72x प्लस का 30 प्रदत्त फलन किन अंतराल में वर्धमान है और किन अंतराल में ह्रासमान। आपको अंतराल ज्ञात करने हैं। मैंने क्या कहा, मैंने आप सभी से कहा कि आपको जो फलन दिया जाए उसका आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी f डैश x की। f डैश x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताइए, 4 3 12x² और यहाँ पर 6 दूनी 12x और ये 72 बचेगा। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, 30 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाता है, बात खत्म। अब ये देखिए f डैश x की वैल्यू हमें मिल गई। इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। देखिए 12 अगर कॉमन ले लें तो x² माइनस x 12 छंग 72 होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे वर्धमान व ह्रासमान के लिए, वर्धमान व ह्रासमान के लिए हम अंतराल पहले ज्ञात करेंगे। वर्धमान व ह्रासमान के लिए हम क्या करते हैं कि जो f डैश x की वैल्यू है, जो f डैश x की वैल्यू है इसको हम 0 के इक्वल दिखाते हैं, यानी ये 12x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0 हम दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा भैया x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, 12 जाएगा 0 के बटे में। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो x² 6 मतलब 3 दूनी 6 माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। 6 के फैक्टर करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 3x से प्लस का 2x जाएगा, माइनस का x बचेगा। x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। ओ सॉरी, x माइनस 3 बचेगा, 2 3 6। दोनों ब्रैकेट में अगर बात करें तो हमें मिल जाएगा x माइनस 3 का मान, बच जाएगा x प्लस 2। तो लिख देंगे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में। अब क्या करेंगे, जब x माइनस 3 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर हमें 3 मिल जाएगा, और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर भैया माइनस का 2 मिल जाएगा। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब आपको इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचोगे, बीच में आपका 0 होता है, यहाँ पर आपका प्लस का इन्फिनिटिव होता है, यहाँ पर आपका माइनस का इन्फिनिटिव होता है। यहीं से आपको अंतराल पता चलेगा। x का मान आपको मिला है 3, धनात्मक संख्या आपकी इधर होगी, x का मान मिला -2, ऋणात्मक संख्या 0 के इधर होगी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया भैया 3। अब अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, -2 और 3 के बीच जब कोई संख्या रखते हैं, आप देख लीजिए, चेक करना पड़ेगा ना। जब आप -2 और 3 के बीच में कोई संख्या रखते हो, देख लीजिए आप, तो f डैश x में f डैश x आपका कितना था, आप देखिए f डैश x का मान आपका आया था, ये देखिए इतना आया था 12। ठीक, f डैश x का जो मान आया है वो आपका कितना आया है 12x² माइनस x माइनस का 6। ठीक, आप केवल इसी में रख दीजिए f डैश x की वैल्यू। ठीक, इसी में मान रख देते हैं,
ठीक, इतने में ही हमको चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इच्छा चाहे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आई चली उसी में पूरा रख लेते हैं, नहीं कुछ विद्यार्थी तुमसे यही कहेंगे कि इसमें क्यों रख रहे हो, ये भी बात सही। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, 12x² माइनस का 12x माइनस का 72। जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है उसमें क्या करेंगे, हम अंतराल के बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे। जैसे -2 और 3 के बीच हम कोई संख्या ले लेते हैं जिसको हल करने में हमें आसानी हो, जैसे -1 ले लेते हैं हम। तो -1 जब रखेंगे तो देखिए 12 गुणे -1 का स्क्वायर 1 और 12 गुणे -1 का मतलब +12 और -72, ये आपका आ जाएगा 12 + 12 -72। 12 12 24 और 24 से 72 घटाएंगे जो भी आएगा, लेकिन एक ऋणात्मक संख्या आ गया क्योंकि माइनस का 72 बड़ी संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या है तो उसका मतलब क्या है, ऋणात्मक संख्या का मतलब 0 से कम है, और 0 से कम होने का मतलब हम 2 से 3 के बीच की जब कोई संख्या रख रहे हैं तो हमारा जो मान आ रहा है, जो फलन हो रहा है वो ह्रासमान हो रहा है, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम आ रही है। आप अच्छा 3 और 0 के बीच कोई एक संख्या रख के देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा -2 3 के बीच ह्रासमान की नहीं। अगर अभी 1 आप रख देते तब भी तो आपका यहाँ पर 12 कम 12 आ जाता, और यहाँ पर देखिए 12 कम 12, 12 से 12 कट जाता, माइनस का 72 बचता, तब भी तो आपका माइनस की संख्या आती कि नहीं आती। तो माइनस की संख्या आने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम है, और 0 से कम होती है जब एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि फलन हमारा ह्रासमान है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो अंतराल हमारा ये होगा -2 से 3, इसमें फलन हमारा क्या होगा भैया, ह्रासमान होगा। ठीक, किस अंतराल में फलन हमारा ह्रासमान होगा, -2 से 3। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई। अभी अंतराल और भी चेक करने बाकी है। अब कौन सा अंतराल लेकर चेक करेंगे, देखिए अब यहां से एक अंतराल बचा हमारा -2 से इन्फिनिटी। -2 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी संख्या उठा के रख दीजिए। तो -2 से इन्फिनिटी के बीच चलिए छोटी संख्या उठा के ही रखते हैं, -3 रखते हैं। तो मैंने कहा कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 12x², x का मान -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -12 गुणे x क्या स्थान पर -3 और माइनस का भैया 72। 12 गुणे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 36 और -72। आप देख लीजिए 12 और 9 का गुणा हो जाएगा 108 प्लस का 36 और माइनस का 72। 108 में 36 जोड़ोगे प्लस की संख्या आएगी, और प्लस की संख्या से आप माइनस का 72 घटाओगे तो प्लस की संख्या ही बचेगी। और प्लस की संख्या ये चीज सोच करती है कि एफ डैश एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा है, और जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है तो फलन हमारा क्या होता है, वर्धमान होता है। मतलब जब हमने अंतराल लिया -2 से माइनस का इन्फिनिटी, कौन सा अंतराल लिया, -2 से माइनस का इन्फिनिटी, किस अंतराल में, -2 से माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, -2 से माइनस इन्फिनिटी में फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। अब एक अंतराल और बचा 3 से इन्फिनिटी, इस अंतराल में भी चेक कर सकते हैं कि फलन हमारा वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या लेकर के यहाँ एफ डैश एक्स में रखेंगे। तो चलिए एफ डैश एक्स में रखेंगे तो ये जाएगा, देखिए इसको रब कर देते हैं, यहाँ से 3 से लेकर इन्फिनिटी तक 4 रख दीजिए, तो 12 गुणे कितना था, x² था, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -12 गुणे कितना है आपका 4 रख दिया, और माइनस का 72। आप बताइए हमें 12 और 16 का गुणा करेंगे, इतनी बड़ी संख्या आएगी। देखिए 12 छंग 72, 12 एकम 12, 12 7 कितना हो जाएगा 19। ठीक, और 12 चौक 48 और माइनस का 72। 48 और 72 जोड़ोगे जो भी आएगा वो 192 से छोटा ही आएगा, और 192 से जब आप घटाओगे तो संख्या आपको कैसी मिलेगी भैया, पॉजिटिव मिलेगी। और पॉजिटिव क्या बताते हैं कि फलन हमारा वर्धमान है। मतलब इस अंतराल में 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक में भी फलन, इस अंतराल में भी फलन क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए ये दो अंतराल हो जाएंगे। इसको यूनियन करके भी लिखा जाता है कि -2 से माइनस इन्फिनिटिव यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, इसमें फलन क्या है भैया, वर्धमान, ऐसे भी लिखा जाता है आंसर। और इसमें -2 से 3 अंतराल में फलन हमारा ह्रासमान है। इस सवाल से आप ये जान गए होंगे कि कैसे हम वर्धमान और ह्रासमान वाले सवालों में अंतराल ज्ञात करेंगे। जो आपको फलन दिया जाएगा उसका एक बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करने के पश्चात एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना है, और अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 के बराबर दिखाना है। एक्स की वैल्यू जो आएगी इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना। पॉजिटिव संख्या तो 0 के उधर, नेगेटिव संख्या तो 0 के इधर। उसके बाद अंतरालों में चेक करना है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान। अगर वर्धमान के लिए पूछ रहा तो वर्धमान अंतराल के लिए लिख देना, और ह्रासमान के लिए पूछ रहा तो ह्रासमान वाले अंतराल को लिख देना। ठीक,
इस तरीके से आपको वर्तमान और ह्रासमान के सवाल लगाने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग लगा ले जाएंगे। ठीक, तो ये चूंकि एक एक दो नंबर वाले टॉपिक है, मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की और उम्मीद करता हूं सवाल आएगा तो आप लगा ले जाओगे। आप थोड़ा बड़े टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक, जिससे चैप्टर खत्म हो जाए। बड़े टॉपिक है हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसमें बड़े काफ़ी सवाल होते हैं, ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम उस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। इसमें कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद तो है कि आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसे रफ कर दे, स्क्रीनशॉट लेना भाई जल्दी रफ करते हैं और हम बढ़ते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट टॉपिक की ओर, है ना। और उस पर आधारित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जरूर यहाँ से फंसे, है ना, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले आप सभी लोगों को बहुत ही बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक, किसी विषय में कमजोर हैं कोई टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासें आप सभी लोगों को समझ में भी आ रही होंगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, इसीलिए मैंने 14 मैराथन की ये सीरीज रखी हुई है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए भाई, जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा होगा ना वो भी अब पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का हम पहला सवाल। यहाँ पर ये जानेंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालते कैसे हैं, किसी फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट मान कैसे निकालते हैं, इन सब टॉपिकों पर आधारित क्वेश्चन लेंगे, कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो हम एक सवाल लेकर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे। ठीक, तो पहला सवाल देखते हैं। लिखा है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4, उसके बाद दिया गया है प्लस 4x क्यूब, फिर दिया गया है माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 12 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू निकालना है आपको। आपको हम बता दें कि जो आपको फलन दिया जाएगा, सबसे पहले उस फलन का आप एक बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। स्टेप वाइज सवाल को समझिएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए, यानी उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए, सबसे पहले दिए गए फलन को हम समीकरण 1 मान लेंगे और उसके बाद x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका भैया हो जाएगा f डैश x बराबर, ये हो जाएगा 4 3 12x क्यूब और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर। मैंने कहा ना एक बार अवकलन करेंगे फिर 2 बार अवकलन करेंगे, और 12 दूना 24x और 12 का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर पद है। पुनः x के सापेक्ष इसी वक्त अवकलन कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा f डबल डैश x, है ना, और ये बार हैं कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 दूना 24x और ये 24x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। इसको मानेंगे समीकरण 3। जो भी फलन दिया जाएगा उसका एक बार फिर 2 बार अवकलन कर लेंगे, फिर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जो मैंने एक बार अवकलन किया है उसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं कि जो f डैश x की वैल्यू है उसको हम 0 के बराबर दिखा देते हैं। अब f डैश x की वैल्यू कितनी है आप देखिए, 12x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 24x बराबर 0। अगर इसमें कॉमन लेना चाहे तो हम 12x कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस का कितना बच जाएगा भाई, x बच जाएगा, है ना, 12 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 12 कॉमन ले लिया, 12 दूना 24, यहाँ पर 2 बच जाएगा बराबर 0। मतलब अगर हम देखें तो ये लिख सकते हैं 12x, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। हल करेंगे तो 12x, इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो ये x प्लस 2 बच जाएगा, इसमें माइनस 1 तो x प्लस 2 बच जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा 12x, एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखें तो हमें यहाँ पर एक की 3 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, अब दिखाई पड़ रहा है ना। अब x की हम यहाँ से 3 वैल्यू निकालते हैं। x बराबर देखिए 12x को 0 के बराबर दिखाएंगे, x का मान 0 आएगा,
x प्लस 2 को 0 के बराबर दिखाएंगे -2 आएगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर दिखाएंगे x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार अवकलन करने के बाद, दो बार अवकलन करने के बाद, एक बार वाले अवकलन को हम 0 के बराबर दिखाने के बाद x के मान निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से x बराबर 0 पर, जहां पर मैंने दो बार अवकलन किया यानी f डैश x जो निकला समीकरण 3 से, यहां पर क्या करेंगे हम x बराबर 0 पर इसका मान चेक करेंगे। चलिए यहां पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणे में, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आपका 24x, 24 गुणे एक्स का मान 0 हो जाएगा और माइनस का 24 हो जाएगा। आप हल करोगे तो माइनस का 24 मिलेगा यानी ऋणात्मक मान मिलेगा। क्या मान मिलेगा भाई, ऋणात्मक मान मिलेगा। ऋणात्मक मान भैया मिला है, इसका मतलब ये है, ऋणात्मक मान का मतलब ये है कि इस x बराबर 0 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर fx क्या है भाई, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। समझ गए कि नहीं। अगर धनात्मक वैल्यू मिलती तो x बराबर 0 पर निम्निष्ट हो जाता, ऋणात्मक वैल्यू ये सोच करती कि x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे, उच्चिष्ट मान। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, उच्चिष्ट मान समीकरण 1 से। अभी बाकी वैल्यू पर चेक करना बाकी है, तो समीकरण 1 में रखेंगे वैल्यू, तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 गुणे 0 की पावर 4, फिर प्लस 4 गुणे 0 की पावर 3, यहाँ पर देख सकते हो, माइनस 12 गुणे एक्स के स्थान पर 0, 0 का स्क्वायर और प्लस का 12। इस तरीके से आपको जो उच्चिष्ट मान मिला वो एक उच्चिष्ट मान मिल चुका है 12। अब चेक करेंगे x बराबर -2 पर, किसकी वैल्यू निकालेंगे, f डबल डैश x की वैल्यू। चलिए निकाल लेते हैं। f डबल डैश x की वैल्यू आई है 36 और गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर -2 का स्क्वायर, प्लस 24 और गुणे में x के स्थान पर -2 माइनस का 24। इसे हल करेंगे, देखिए 36 गुणे -2 का स्क्वायर 4 और 24 दूना 48 और माइनस का 24, गुणा कर लेंगे 6 चौक 24, 4 3 12, 12 दो कितना हो जाएगा 14, 6 चौक 24, 4 3 12 और 2 हाथ से 144। यहाँ पर 8 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 72 हो जाएगा। 144 से 72 घटाएंगे 72 आएगा, जो कि हमें हमको संख्या से नहीं मतलब, हमको मतलब ये है कि वैल्यू हमें धनात्मक मिली। किस वैल्यू पर, x बराबर -2 पर। x बराबर -2 पर f डबल डैश x की वैल्यू अगर धनात्मक मिल गई, इसका मतलब ये है कि x बराबर -2 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है। लिखेंगे x बराबर -2 पर जो फलन है वो क्या है भैया, निम्निष्ठ है। क्या है, निम्निष्ठ है। अब निम्निष्ठ मान निकालेंगे, तो निम्निष्ठ मान निकालेंगे, निम्निष्ठ मान समीकरण 1 में यही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जब समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको -2 रखा, 3 गुणे -2 की पावर 4 है आपका, हो गया। x के स्थान पर वैल्यू रखना है, फिर आपका है प्लस 4 गुणे x यानी 2 -2 की पावर 3, फिर -12 गुणे -2 की पावर 2 और उसके बाद है प्लस का 12। इसको हल करना है, जो वैल्यू मिलेगी वो आपको निम्निष्ठ वैल्यू मिलेगी। इसको बताइए, पहले रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, क्योंकि ये सब बड़े वाले सवाल हैं, समय जरूर लगेगा, ठीक, लेकिन सीख जाओगे तो एग्जाम में 5 से 8 नंबरों कंफर्म हो जाएंगे आपके। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, निम्निष्ठ मान आपका कितना आएगा, देखिए आपका आ जाएगा 3 गुणे सम संख्या है ना, स्क्वायर में पावर में सम संख्या मतलब माइनस का जो पावर 4 होगा वो धनात्मक हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। प्लस ये 4 गुणे -2 का क्यूब करेंगे -8 मिल जाएगा, और -12 गुणे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस का 12। इस तरीके से 16 48 और 8 चौक 32 और 4 12 चौक 48 और प्लस का 12, -48 प्लस 48 ये 0 हो जाएगा, -32 से 12 जाएगा, आपको संख्या मिल जाएगी भैया -20। ये आपको निम्निष्ठ मान मिल गया, ये आपको उच्चिष्ट मान मिल गया था। अब हमारे पास तीसरी वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, तीसरी वैल्यू है x बराबर 1। x बराबर 1 पर सबसे पहले हम f डैश x की वैल्यू निकालेंगे। इसी से तो हमें ये पता चलता है कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ। तो हम x बराबर 1 पर वैल्यू रख देंगे, तो 3 गुणे f डबल डैश x में 3 गुणे आप रखेंगे क्या, 1 की पावर कितना हो जाएगा भैया 4, है ना, गलती कर रहे हैं हम, निम्निष्ठ मान, अच्छा ये निम्निष्ठ मान था, ओके कोई बात नहीं, ठीक। हमें f डबल डैश x में रखना है ना,
तो ये आपका हो जाएगा 36 गुणे 36 गुणे, हाँ 36 गुणे एक्स की पावर कितना रखना है, एक्स की पावर बचेगा यहाँ पर, थोड़ा गलती हो रही है भाई, इसको सही कर देते हैं। देखिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू थी 36 गुणे में एक्स की पावर 2, एक्स के स्थान पर रखेंगे कितना, एक का स्क्वायर प्लस 24 गुणे में कितना था भैया, एफ डबल डैश एक्स के स्थान पर कितना था, यहाँ पर देखिए 24 और गुणे में आपका एक्स था, एक्स के स्थान पर 1 और माइनस का 24। जब इसका अवकलन करोगे तो यही आएगा, एक बार अवकलन करने पर, 2 बार अवकलन करने पर, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये जाएगा 36 प्लस 24 और माइनस 24, प्लस 24 माइनस 24 जीरो हो जाएगा, आपको मिलेगा 36, जो कि एक धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है, धनात्मक। इसका मतलब x बराबर 1 पर भी फलन क्या है, निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है, क्योंकि धनात्मक वैल्यू मिली है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक मिली, इसका मतलब ये कि इस वैल्यू पर फलन निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित मान निकालेंगे। अतः निम्नलिखित मान, तो निम्नलिखित मान निकालने के लिए जो x बराबर 1 है इसको रख देंगे समीकरण 1 में, तो रखेंगे 3 गुणे 1 की पावर 4 प्लस 4 गुणे 1 की पावर 3 माइनस 12 गुणे 1 की पावर 2 और प्लस 12। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 3 गुणे 1 की पावर 4 का मतलब 1 और प्लस 4, 12 गुणे 1 मतलब 12 माइनस का और प्लस का 12, माइनस 12 प्लस 12 जीरो, 4 3 कितना आ जाएगा 7। एक ये आपको निम्नलिखित मान मिला, एक आपको यहाँ पर निम्नलिखित मान ये मिला, ठीक, और बाकी उच्चिष्ट मान आपको ये मिला, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट था। इस तरीके से आपको उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी आएगा 8 नंबर में आएगा, समझ पा रहे हो ना। तो जो विद्यार्थी लगातार वीडियो को देख रहे हैं वही समझ पाएंगे, जो बीच में आएंगे चले जाएंगे उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्लास चल रही है, क्लास के बीच में आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप क्लास को अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। इसे रफ कर देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगला सवाल जो होगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैंने लिया है, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए अगला प्रश्न हमने लिया है कि यदि दिया गया है एक समीकरण दी गई, इसको एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं, समीकरण दी गई 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है 1, और बोला जा रहा है तो जो फलन है, फलन आपका दूसरा कुछ बोला जा रहा है, फलन एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान निकालिए, केवल उच्चिष्ट बोल रहे हैं न कि निम्नलिखित। देखो दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर अगर 1 है तो एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान निकालिए। ये बहुत बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आप पहले एक बात समझिए, जो समीकरण दी गई है इससे एक चर के पदों में वैल्यू निकाल लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया तो y बराबर हम निकालेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 2x। इस 1 माइनस 2x को इस फलन में रख देंगे जिससे ये फलन एक वेरिएबल के रूप में बन जाए। जब एक वेरिएबल के रूप में फलन बन जाएगा तभी तो हम अवकलन कर सकते हैं किसी एक निश्चित वेरिएबल के सापेक्ष, तभी हमारा एफ डैश एक्स एफ डबल एक्स आएगा, तभी हमारा उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकल सकेगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण से पहले एक वेरिएबल के पदों में वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस 2x। ठीक, कहाँ पर रखने पर, इसमें रखने पर तो लिखेंगे 9। यहाँ पर हम मान लेंगे कि मान लेंगे कि u इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, हमें इस फलन का क्या निकालना है, उच्चिष्ट मान निकालना है, तो इसको u बराबर मान लिया, तो u बराबर x, वाई स्क्वायर का y का मान रख देंगे, y का मान है 1 माइनस 2x, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, u बराबर x, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा x प्लस का 4x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर। इस तरीके से हमें u का मान मिल गया 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x। इसको समीकरण मान लिया, आगे पीछे शुद्ध तरीके से मैंने लिख लिया। अब मुझे फलन एक वेरिएबल के रूप में मिल चुका है, बाकी अब सारा तरीका सारे स्टेप वही रहेंगे हमारे। कौन सा स्टेप, सबसे पहला स्टेप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार अवकलन करेंगे 2 बार अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये भैया हो जाएगा du अपन में dx, और 4x क्यूब का अवकलन करेंगे 4 × 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा 8x हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, तथा दोबारा अवकलन इसका करेंगे, हमें कहा 2 बार लगातार अवकलन करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
तो 12 दूना कितना हो जाएगा भैया 24x हो जाएगा, और ये माइनस का 8, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। और अगले स्टेप में लिखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। तो लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं, जो f डैश x की वैल्यू होती है इसको हम भैया 0 के बराबर दिखाते हैं। f डैश मतलब सॉरी एक बार जो अवकलन करते हैं, यहाँ पर एक बार अवकलन कहाँ पर किया गया du बाई डी एक्स। तो du बाई जो dx की वैल्यू है इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू आई है 12x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 दिखा दिया मैंने। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो 12 कम 12, 12 के ऐसे फैक्टर करें कि आ जाए 8, तो 6 दूनी 12 माइनस 6x माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण करना हल करना तो आता है ना आप सभी को। अब इसमें ले लेंगे हम 6x का मान, तो 6 दूनी 12, ठीक, और माइनस का 1, इसमें माइनस 1 का मान ले लेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में 2x माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, 6x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। जब 2x माइनस 1 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1/2, और जब हम 6x माइनस 1 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर मिल जाएगा 1/6। इस तरीके से हमें x के 2 मान मिल गए। कितने मान मिल गए? 2 मान। अब इन्हीं दोनों वैल्यू पर हमें चेक करना है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया केवल उच्चिष्ट मान निकालिए, तो उच्चिष्ट होगा तभी उच्चिष्ट मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर हम ये जो फलन हमारा आया था इसमें मान रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे जहाँ पर डबल अवकलन किया है। यहाँ पर देखिए d2y अपान में dx²। चलिए निकालते हैं इसमें। देखिए 24 और गुणे में x के स्थान पर 1/2 माइनस 8, यह आ जाएगा 12, 12 से 8 जाएगा 4, ये धनात्मक वैल्यू मिल गई। और धनात्मक वैल्यू मिल गई इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन क्या है? निम्निष्ट है, उच्चिष्ट है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे x बराबर जो दूसरी वैल्यू कितनी आई 1/6, 1/6 पर किसकी वैल्यू चेक करेंगे d2u y बाई dx²। जहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात किया वहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो d2y बाई dx² का वैल्यू मिला है 24x माइनस का 8, वैल्यू रखेंगे 24 गुणे x का मान 1/6 माइनस का 8, 6 चौक 24, और 4 से 8 घटाएंगे हमें माइनस का 4 मिलेगा, यानी एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। और मैंने कह दिया कि अगर ऋणात्मक मान मिल जाए जहां पर मैंने द्वितीय कोटि का अवकलन किया है तो समझ जाइएगा कि उस वैल्यू पर फलन क्या है हमारा? उच्चिष्ट है। तो हम कहेंगे कि x बराबर 1/6 पर फलन क्या है भैया? उच्चिष्ट है। अगर x बराबर 1/6 पर फलन उच्चिष्ट है तो x बराबर 1/6 समीकरण में रख देंगे तो हमें उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। तो चलिए अब हम निकालेंगे उच्चिष्ट मान। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए भाई, ठीक, नहीं तो फिर बाद में नहीं मजा आएगा। तो लिखेंगे उच्चिष्ट पर उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट पर नहीं उच्चिष्ट है, अतः उच्चिष्ट मान क्या निकालेंगे? उच्चिष्ट मान इसी समीकरण में रख देंगे बस, ठीक। थोड़ा रब कर दे भाई, जगह नहीं है। चलिए इसी समीकरण में जो पहली समीकरण होती है इसी में मान रख देते, बहुत उच्चिष्ट मान वो हो जाता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए 4 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे 1/6, इसका क्यूब कर देंगे माइनस 4 गुणे x के स्थान पर 1/6, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/6। क्लियर आई बात? अब देखिए आपको हो जाएगा 4 गुणे 1 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 और प्लस का 1/6। अगर आप चाहो तो तीनों में 1/6 तो कॉमन ले ही सकते हो। 4 1 कम 4 और 6 4 कितना हो जाएगा 36 माइनस 1/6 कॉमन लिए 4/6 और प्लस का 1 बच गया। हल कर लीजिए 4 1 कम 4, 4 9 ये 36, नीचे 9 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। इस तरीके से जब हल करोगे, चलिए इधर रब कर देते हैं थोड़ा सा, तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, वैल्यू मिल जाएगी भाई जो आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए भाई वैल्यू निकालते हैं 1/6, यहाँ पर आ जाएगा 1/9 और 2 दूनी 4, 2 3 6 माइनस का 2/3 और प्लस का 1। हल करते हैं 1/6, ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे जिससे हर बराबर हो जाए। 1 माइनस 3 दूनी 6 बटे में आपका 9 हो जाएगा प्लस का 1, 1/6 और 1 से 6 जाएगा माइनस का 5/9 प्लस का 1, यह आ जाएगा 1/6, 9 1 कम 9, 9 से 5 जाएगा 4/9, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 2/9 त्रिक 27। यही भैया उच्चिष्ट मान हो जाएगा।
उच्चिष्ट मान कैसे चेक करना मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो भी फलन दिया जाए उसका एक बार अवकलन कीजिए, 2 बार अवकलन कीजिए, एक बार अवकलन को 0 के बराबर दिखाइए, वैल्यू निकालिए, उस वैल्यू पर जहां पर हमने द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात किया उसमें रख करके चेक कीजिए कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट। अगर उच्चिष्ट है तो आप उस वैल्यू पर समीकरण 1 से मान निकाल लो, उच्चिष्ट मान हो जाएगा, निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। इसे रफ कर देते हैं और अभी हम देखेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले 2 महत्वपूर्ण और प्रश्न, उसके बाद हम लैंग्वेज वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास थोड़ा सा बड़ी जरूर जाएगी, ठीक, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न आप जरूर कर ले जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सारे सिलेक्टेड प्रश्न और उच्चिष्ट निम्निष्ट के भैया बड़े प्रश्न होते हैं, समय तो लगेगा ही। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। देखिए आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने प्रश्न उठाया है और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि उच्चिष्ट मान √2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें fx दिया गया उसको लिख लेंगे। fx बराबर भैया हमको दिया गया है sin x प्लस का cos x और बता दे रहे हैं कि बताओ इसका उच्चिष्ट मान √2 है, ठीक है। मतलब उच्चिष्ट मान जो आपका आना चाहिए वो √2 आना चाहिए, तभी सिद्ध होगी बात। तो मैंने क्या कहा कि पहले स्टेप में आप x के सापेक्ष एक बार अवकलन करोगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा f डैश x का मान। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। sin x का अवकलन होता है cos x और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। एक बार अवकलन हो गया, हमने कहा 2 बार अवकलन करना है, ठीक है ना। तो फिर करेंगे, बोलेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर। पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन हम करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा f डबल डैश x। cos x का अवकलन भैया माइनस का sin x और sin x का अवकलन cos x। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। फिर मैंने कहा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जो एक बार अवकलन करते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं हम, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी f डैश x की वैल्यू है उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। f डैश x की वैल्यू कितनी है आप बताइए, cos x माइनस का sin x बराबर 0 है कि नहीं है। तो cos x बराबर sin x उधर जाएगा तो ये प्लस का sin x हो जाएगा और एक बटे में ले जाएंगे तो sin x बटे cos x बराबर दूसरे पक्ष में बच जाएगा 1। अच्छा, sin x बटे cos x किसके बराबर होता है, सभी को पता है tan x के बराबर होता है। और कितने tan की वैल्यू 1 होती है भैया, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी π/4। अब जो x का मान मिला है इस मान पर हम ये चेक करेंगे कि जो f डबल डैश x का मान है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि x बराबर π/4 पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, f डबल डैश x की वैल्यू, मैंने जहाँ पर 2 बार अवकलन किया है। तो दिया गया है माइनस का sin x माइनस का cos x। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे माइनस साइन x के स्थान पर π/4 और cos x के स्थान पर π/4। ये cos π/4 की वैल्यू होती है √2 1/, और माइनस का 1/√2 इसका भी मान होता है, तो माइनस का 2/√2 आएगा। हमने कहा कि अगर f डबल डैश x की वैल्यू ऋणात्मक मिल जाती है, कैसी संख्या मिल जाती है, हमको मान से कोई मतलब नहीं, हमको संख्या अगर ऋणात्मक मिल गई इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर π/4 पर जो फलन है वो क्या है, उच्चिष्ट है। और अगर इस वैल्यू पर फलन उच्चिष्ट है तो इसी वैल्यू पर उच्चिष्ट मान आएगा। तो लिखेंगे अतः उच्चिष्ट मान बराबर उच्चिष्ट मान, इसी समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, साइन x के स्थान पर π/4 प्लस कॉस x के स्थान पर π/4। देखिए कोई जरूरी नहीं कि उच्चिष्ट मान आपका ऋणात्मक ही है, उच्चिष्ट मान कुछ भी आ सकता है। पहले आप ये चेक तो कीजिए कि x बराबर π/4 पर उच्चिष्ट है कि नहीं। तो जब f डबल डैश x की वैल्यू ऋणात्मक मिल गई इसका मतलब इस वैल्यू पर उच्चिष्ट है। अब x बराबर π/4 रख देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो उच्चिष्ट मान कहलाएगी। sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2। एक हर ले लेंगे √2, एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे √2 आएगा। देखिए 2 से 2 काटेंगे, 2 को ऊपर लिख सकते हैं, √2 × √2, एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। इस तरीके से जब मैंने इस फलन का उच्चिष्ट मान प्राप्त किया तो हमें √2 मिला। जो हमें सिद्ध करना था वो बात सिद्ध हो गई। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना।
एक क्वेश्चन और उच्च निम्नलिखित वाला लेंगे, बस आप लोग सारे सवाल लगा लोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे फिलहाल मेन क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है। अगले प्रश्न को भी लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही प्रश्न है और एग्जाम में 2, 3, 4, 5 बार पूछा जा चुका है। लिखा है कि दिखाइए कि जो x की पावर x है, ठीक, का मान x बराबर 1/e पर निम्नलिखित है। आपको ये दिखाना है कि दिखाइए कि जो फलन x की पावर x है इसका मान x बराबर 1/e पर क्या है, निम्नलिखित है। तो हम सबसे पहले इसको fx बराबर मानेंगे, आप y बराबर भी मान के लगा सकते हो। फिर मैंने कहा इसका अवकलन करेंगे, चूंकि इसमें फलन की पावर फलन है तो अवकलन करने के लिए हम लॉगरिथमिक यानी लॉग लेंगे पहले, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, उसके बाद अवकलन होगा लॉग लेने पर। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको y बराबर मान लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, अवकलन करने में आसानी रहेगी। y बराबर लॉग लेंगे तो भैया हो जाएगा log y इक्वल टू, इसमें x आगे आ जाएगा x log x हो जाएगा, ठीक। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y, y का अवकलन करेंगे तो भैया dy/dx, x छूटेगा log x का अवकलन 1/x, फिर सेकंड फलन यानी log x छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट फलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1। इस तरीके से हमें यहाँ से dy/dx का मान मिल जाएगा, x से x कैंसिल, y इधर आ जाएगा गुणे में, यहाँ बचा 1 और ये बचेगा 1 + log x, ठीक है ना। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः y का मान रख देंगे पहले तब फिर, है ना, dy/dx बराबर y का मान है x की पावर x, 1 प्लस कितना हो गया भैया log x। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सबसे पहले फलन को एक बार फर्स्ट फलन छोड़ते हैं, सेकंड फलन 1 + log x है, 1 + log x का अवकलन करेंगे या 1/x हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 1 + log x को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे x की पावर x का। x की पावर x का एक बार अवकलन हमने किया है तो हमें मिला है x की पावर x 1 + log x, तो दोबारा दिखाना नहीं, आप जानते हो कि x की पावर x का अवकलन कितना होता है, x की पावर x 1 + log x, डायरेक्ट रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी d2y अपान में dx स्क्वायर की। कितनी मिल जाएगी, देखिए आप x की पावर x अपान में x प्लस, यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा x की पावर x और ये हो जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर। देखिए x की पावर x 1 + log x, 1 + log x का गुणा होगा 1 + log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, इसमें कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, x की पावर x बच जाएगा 1/x प्लस, और ब्रैकेट के अंदर आपका कुछ बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर, ठीक। हम क्या करेंगे, लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए, स्टेप हमारे नहीं चेंज होंगे, सवाल चेंज हो सकता है। उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए हम क्या करते हैं, जो dy/dx की वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं 0 के बराबर दिखाते हैं, यानी जहाँ पर एक बार अवकलन किया है तो एक बार अवकलन जो किया उसका मान आया है x की पावर x 1 + log x, इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो आ जाएगा 1 + log x बराबर 0, x की पावर x जो है 0 के बटे में चला जाएगा, यानी log x बराबर हमें मिल जाएगा -1। log x बराबर ये किसकी वैल्यू होती है, log 1/e की वैल्यू होती है, यानी x बराबर कितना निकल के आएगा 1/e निकल के आएगा, ठीक। पहले तो एक जो वैल्यू होती है log e की वैल्यू होती है, माइनस पावर जाएगी तो 1/e हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू पर आपको ये चीज़ दिखाना कि हमारा फलन क्या है, निम्नलिखित है, तो x बराबर 1/e पर निम्नलिखित या उच्चिष्ट चेक करने के लिए जहाँ पर मैंने 2 बार अवकलन किया वहाँ पर मान रखते हैं, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए कितना आएगा। आप ऐसे ही सोचिए, अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे, हम डायरेक्ट अगर आपको बता दें d2y/dx स्क्वायर, आप उच्चिष्ट निम्नलिखित करने के लिए चेक आपको चिन्ह ही तो चाहिए प्लस माइनस का। आप देखिए इसमें कहीं पर भी 1/e रखोगे x के अर्थान पर, यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे, कोई संख्या ऋणात्मक है ही नहीं, मतलब घटेगा तो है ही नहीं, हमेशा जुड़ेगा, और हमेशा जुड़ेगा तो आपको d2y/dx स्क्वायर का मान क्या मिलेगा भाई, धनात्मक मिलेगा, ऑलवेज धनात्मक मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अतः आप कह सकते हो कि x बराबर e पर जो फलन है वो क्या है, निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। और अगर ये बोलते कि निम्नलिखित मान बताओ तो यही x बराबर 1/e कहाँ रख देते, यहाँ पर, तो जो निम्नलिखित मान आपका आता
निम्निष्ट मान आ जाता है आपका 1/e की पावर 1/e। बताइए, उम्मीद करता हूं कि जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ बढ़िया हम तगड़े क्वेश्चन ले लेते हैं लैंग्वेज वाले, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना है तो। फिर हम बढ़ते हैं लैंग्वेज वाले प्रश्नों की ओर, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ चुका है कि सर लैंग्वेज वाले प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दीजिए। अगर हम आपको 2 ही क्वेश्चन बता देंगे लैंग्वेज वाले ना, तब भी आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लगा लोगे। इतना हम आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज वाले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लैंग्वेज वाला प्रश्न ले रहे हैं और ये काफ़ी लॉन्ग जाएगा, तो कोई भी बोरियत नहीं महसूस करेगा। सवाल को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी सवाल मिलेगा आप सवाल लगा ले जाओगे। लैंग्वेज वाले प्रश्न भैया कठिन नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो मन से, इसलिए आपको कठिन लगते हैं। देखिए अभी हम आपको कराने जा रहे हैं कितना तगड़ा प्रश्न। देखिए 2008, 2017, 18, 22 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण है वो आपका sin इनवर्स 1/3 होता है। सभी को पता है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये। लंबवृत्तीय भैया शंकु एक छोटा सा बना लेते क्योंकि वैसे भी हमारे पास जगह कम है। इन्होंने कहा अर्ध शीर्ष कोण, ये शीर्ष कोण पूरा हुआ, इसका अर्ध का मतलब ये वाला जो कोण है वो आपका sin इनवर्स 1/3 होता है। अगर sin इनवर्स की बात कही गई तो जाहिर सी बात हमें लंब और कड़ की बात कही गई। अगर हम बात करें अगर ये कोण है तो कोण के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, ये तो त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा कड़ की अगर बात करें तो कड़ इसमें होती है त्रिज्या को चाहिए l। अगर l का मान पता चल जाए किसी तरीके से तो हम जरूर जो है अर्ध शीर्ष कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, जो मान लेते हैं कि जो हमारा ये शंकु है इसका संपूर्ण पृष्ठ s है और ये r त्रिज्या का है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे माना क्या लिखोगे, माना s संपूर्ण पृष्ठ माना शंकु का पहले लिख लीजिएगा, माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r तथा संपूर्ण पृष्ठ कितना है भैया, s है। तब शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है पाई r स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये पूरा वक्र पृष्ठ और ये नीचे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाता है पूरा संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने कहा कि त्रिज्या का मान पता है। अगर l का मान त्रिज्या के पदों में पता चल जाए तो ये क्लियर है कि हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हम l का मान निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए पाई आर एल बराबर हो जाएगा एस माइनस कितना हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल को रोकेंगे, पाई आर स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो इस तरीके से हमें एल का मान मिल जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर और बट्टे में कितना मिल जाएगा भैया, पाई आर। इसको समीकरण मान लेंगे। अब एल का मान हमें आर के पदों में लाना है। ठीक, तो आर के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, वही चीज़ उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगले स्टेप में, बात प्रश्न में बोली गई महत्तम आयतन की, तो हम आयतन को लेकर हम महत्तम दिखाएंगे, उच्चिष्ट दिखाएंगे, और जहाँ पर उच्चिष्ट मिल जाएगा वहीं पर हमें एल का मान भी मिल जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि महत्तम आयतन को दिखाना है। तो हम लिखेंगे नाउ, हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन है, किसका भाई, शंकु का आयतन, मतलब सूत्र आपको आयतन वाला ही लेकर चलना है और इसको महत्तम दिखाना है। तो शंकु के आयतन को हम v से लिख देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सभी को पता है h का मान हम l के पदों में निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, वर्ग कर दें अगर दोनों पक्षों का, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 और ये h स्क्वायर। वर्ग क्यों किया मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए किया कि h स्क्वायर का मान हम अच्छे तरीके से लिख सके। देखिए कैसे, 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4,
एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कड़ है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी स्क्वायर ना करते तो अंडर रूल लगाते, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जो आपकी वैल्यू एल की निकाली गई वो यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि पूरा पद हम आर के पदों में बनाएंगे। जब आर के पदों में बनाएंगे भैया तभी तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी तो आर के पदों में मान आएगा, ठीक। जब आर के पदों में एल का मान आ जाएगा तभी आपका कोण का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एल का मान रखने पर, एल का मान रखने पर, एल का मान रखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर भैया 4 है, बहुत ध्यान से लिखना। और एल स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पर एल का मान दिया गया है और यहाँ पर हमारा क्या है एल स्क्वायर। तो चलिए हम लिख देते हैं एल का मान एस माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे में आपका पाई आर है वो लिख दिया, ठीक। ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस पर लगा दिया स्क्वायर, ये एल स्क्वायर का मान हो गया, माइनस का आर स्क्वायर है लिख दिया, ठीक। केवल इसमें कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को हम थोड़ी देर के लिए रफ कर देंगे और जब हमें निकालना होगा तो आपको निकाल के हम बता देंगे, बाकी इस फिगर का कोई विशेष मतलब नहीं। इस तरीके से वी स्क्वायर का मान आ जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। हल करेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये भैया हो जाएगा एस स्क्वायर, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab तो -2 इंटू एस और ए के स्थान पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2s पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो पाई आर का गुणा इससे होगा, देखिए पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था, फिर माइनस आर की आर स्क्वायर उसको लिख देंगे। इस तरीके से वी स्क्वायर का मान मिल जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, समझते रहिएगा ध्यान से। और ये माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर इधर गुणा करेंगे तो ये जाएगा पाई स्क्वायर आर का गुणा आर की पावर 4 और पूरे के बटे में हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आपका 0 हो जाएगा, मैंने काटा, आपको काटना नहीं। वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और बटे में आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर 4 से आर स्क्वायर कैंसिल करोगे, आर स्क्वायर बच जाएगा। वी स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर, इसमें से चाहो तो आप एस कॉमन ले सकते हो, ये बच जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। बताइए वी स्क्वायर का मान जो आपको मिला है वो आपको सही तरीके से मिला कि नहीं। एस का मान वी स्क्वायर का मतलब आयतन का मान मिल गया आपको, एस देखा जाए 1/9 आर स्क्वायर एस, उसके बाद आपको मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो इसको ऐसे भी ले सकता हूं, वी स्क्वायर बराबर 1/9 एस आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस आर स्क्वायर, आर का गुणा करेंगे तो 2 पाई आर की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें इसी आयतन को तो महत्तम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है यही हमारी मेन समीकरण है, इसी को महत्तम दिखाना ना, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इसके लिए वी स्क्वायर को किसी एक ऐसी राशि के बराबर मान लेंगे जिससे हमको अवकलन करने में कोई कष्ट ना हो। तो मान लेंगे, माना वी स्क्वायर बराबर यू, कितना मान लिया यू, तो यू बराबर हमें मिल गया 1/9 एस और ये हो जाएगा एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4। देखिए कैलकुलेशन में बहुत सावधानी बरतनी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा सवाल। अब इधर चलिए हम थोड़ा आगे रफ करेंगे, हर करेंगे, रफ अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन तो होता है, लेकिन सवाल अगर समझ गए एक बार, जैसा मैं कह रहा हूँ उसको समझ गए तो आप सवाल कोई भी हो लगा ले जाओगे। देखिए अवकलन एक बार करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी यू अपान में, किसके सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष, मैंने पहले बता दिया। तो देखिए ये 1/9 ये अचर पद था इसलिए मैंने इसको बाहर कर लिया था। अब अवकलन करेंगे, देखिए आर का करेंगे तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, 2sr हो जाएगा अवकलन करने पर, ठीक। उसके बाद माइनस 2 पाई आर की पावर 4 का करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 पाई, 4 आगे आ गया और आर की पावर कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा। एक बार अवकलन हो गया, तुरंत इसी वक्त आप दूसरी बार भी अवकलन करोगे, तभी उच्चिष्ट निम्निष्ट के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाओगे। लिखेंगे तथा, अब लिखना नहीं पड़ेंगे, हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर लैंग्वेज कम हो पाएगी,
d2u/में dr²। तो 1/9 एस अचर पद बाहर रहेगा, इसका अवकलन करेंगे 2s हो जाएगा, r का r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 8πr के ऊपर करेंगे तो ये 8π अचर पद है, क्यूब आगे आ जाएगा, 8×3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24πr² हो जाएगा। मैंने कहा कि जब एक बार अवकलन करते हैं उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं, वहीं से तो चेक होगा कि महत्तम किस वैल्यू पर है। ठीक, इसको रफ कर दें थोड़ा सा, ये नहीं रफ करेंगे, इसकी आवश्यकता है, बाकी जो है रफ कर रहे हैं हम। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका। सवाल में कोई दम नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सवाल को समझिए बस। ठीक, आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारी एक बार अवकलन है du/dr कितना है, 1/9 s ब्रैकेट के अंदर आया है 2sr माइनस का 8πr³, इसको हम दिखाएंगे 0 के बराबर। तो ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2sr माइनस 8πr³ बराबर 0। देखिए आपका हो जाएगा 2r कॉमन ले लिया तो बचा s माइनस 2 चौके 8 पाई, r कॉमन लिया तो r² बच जाएगा बराबर 0। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब 2r को 0 के बराबर दिखाएंगे तो r आ जाएगा 0 के बराबर, और त्रिज्या कभी शून्य हो नहीं सकती, तो r नॉट इक्वल टू 0। जब इस ब्रैकेट को 0 के दिखाएंगे s माइनस 4πr² बराबर 0, तो r² का मान कितना मिलेगा, देखिए आपको मिल जाएगा s है ना, और 4π चला जाएगा बटे में, तो r² का मान मिल गया कितना भाई, s/4π। जो ये r² का मान है वो यहाँ पर, जहाँ पर मैंने द्वितीय बार अवकलन किया है, यहीं पर रखेंगे, तभी पता चलेगा कि उच्चिष्ट है इस मान पर कि निम्निष्ठ है। और उच्चिष्ट होना चाहिए क्योंकि महत्तम आयतन के लिए बोला गया, तभी r² बराबर s/4π हम ले सकते हैं, तभी l का मान आ सकता है इस समीकरण से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, r² का मान s/4π पर d2u/dr² का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में इधर रफ कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे हम पहले उच्चिष्ट निम्निष्ठ तो पता कर पाएँ, तभी हमारा मान आ पाएगा, क्योंकि उसने बोला है सवाल में कि उच्चिष्ट है आयतन। ठीक, तो उच्चिष्ट होना चाहिए जिस मान पर, देखिए तो लिखेंगे r² बराबर s/4π पर जो d2u/dr² की वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी कि धनात्मक, ऋणात्मक आएगी तभी उच्चिष्ट होगा। तो देखिए मान रखते हैं, r² का मान यहाँ पर रखेंगे s/4π, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2s माइनस 24π, r² का मान कितना हो जाएगा, r² का मान आया है s/4π, 4π से इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, और जब 2s से हम 6s घटाएंगे तो माइनस का 4s आएगा, मतलब हल करने पर हमें माइनस का 4s मिलेगा, यानी एक ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। अगर हमको एक ऋणात्मक वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है r² बराबर s/4π, इसके लिए फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अतः r² बराबर s/4π पर फलन नहीं उच्चिष्ट होगा, चूंकि आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन उच्चिष्ट होगा। v² क्या है, उच्चतम है, और यही बोला गया था कि उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट है तो r² का मान s/4π आया। तब लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितनी दी गई है, l, l बराबर कितना है s, s के स्थान पर मान s माइनस पाई, r² के स्थान पर मान रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, s का मान रख देते हैं, यहाँ पर देखिए s के स्थान पर रख देंगे 4πr² आ जाएगा। देखिए r² बराबर s/4π, s बराबर कितना हो जाएगा 4πr² माइनस का πr², क्योंकि हमको r के पदों में लाना है ना, इसलिए πr। l बराबर ऊपर से हम 4πr² से 1πr² जाएगा, 3πr² बच जाएगा बटे में πr। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा 3r, मतलब l बराबर आपको मिल गया 3r। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसी फिगर को दोबारा बना रहे हैं जिससे समझ जाओ। ये शंकु था, ठीक, ये शंकु था, ये त्रिज्या आपकी r थी, ठीक, और ये अर्धशीर्ष कोण था, ये l था। तो लगाएंगे, तब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। थीटा के सामने भुजा लंब हो गई r और कड़ l हो गया, l का मान रख देंगे, तो साइन थीटा बराबर r बटे में l का मान आया
3 यार आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब थीटा का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। थीटा क्या था? अर्धशीर्ष कोण था। प्रश्न में यही चीज़ दिखाना था कि जो अर्धशीर्ष कोण है वो कितना है आपका 1/3, साइन इनवर्स 1/3। देखिए अगर बात करें तो इन सवालों में कोई विशेष कुछ रखा नहीं है, समय लॉस हो रहा है, ठीक है। और मैराथन क्लास मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा भारी जाए, आप जान रहे हो कि ये सवाल काफ़ी लॉन्ग है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हालांकि मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया इस क्लास में, और अगर आपको लैंग्वेज वाले और सवाल देखने हैं तो मैं एक क्लास आप लोगों को इन सारी मैराथन क्लास के बाद दे दूंगा जिसमें सारे आपके लैंग्वेज वाले ही प्रश्न होंगे, ठीक है ना। हालांकि मैराथन कराने का मतलब ये है कि सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। और अगर आपको अलग से ही हम क्लास दे देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैराथन क्लास में सभी गबड़ जाएंगे और मैं गबड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चनों को फिलहाल डिस्कस कर दिया इस क्लास में, और अब देखें अगर तो हमारे पास फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं बचा हुआ है, इस वजह से आज आगे की क्लास हम कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। यहीं पर जो है विराम देंगे इस चैप्टर को, और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को हम अच्छी तरीके से आगे के सवाल बताएंगे, और जब भी नंबर आएगा तो हम आप लोगों को लैंग्वेज वाले और ज़्यादा प्रश्न जो है क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो कोई समस्या होगी तो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।